हेलो नमस्कार जी, मैं संदीप कुमार, आपका एसएस टीचर। तो आज हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं 7th क्लास का। तीसरा चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान। हमने तो अब पढ़ना शुरू करते हैं कि हमने अध्याय नंबर 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना होगा। तालिका नंबर 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमर और अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वाणिज्य के मतलब होता है व्यापार केंद्र। व्यापार मतलब वस्तुओं का लेन देन करने के, जिसे हम बाजार कहते हैं ना आज के दिनों से। तो इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। सीधी सी बात है, जहाँ पर व्यापारी केंद्र है तो व्यापार करने वाले व्यापारी रहेंगे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दिल्ली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढालने मतलब बनाए जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। काफ़ी प्रचलन मतलब काफ़ी मात्रा में वहाँ चलते थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर के दिल्ली की सल्तनत बनी होगी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वह सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। मानचित्र 1 को देख करके दिल्ली, एकोहाना, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। ये जो पेज है बेटा, ये दे रखा है भाई दिल्ली के शासक, मतलब किस समय दिल्ली के शासक कौन रहा। जैसे इसमें दे रखा है तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 ईस्वी में, ठीक है। फिर अनंगपाल है 1130 से 1145 में। चौमान है 1165 से 1192 में, ठीक है, इस प्रकार से। तो लास्ट में इसमें दे रखा है भाई फिरोज शाह लोधी वंश, ठीक है। ये दे रखा है आपका अलाई दरवाज़ा, ये दे रखा है इतलुमस का मकबरा, और इधर दिखा रखा है आपका दिल्ली के सुल्तान की जगह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। मकबरा मतलब राजमहल वहाँ उस समय का उनके। तो ये कह रहा है कि भाई दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो सीधी सी बात है, इतिहास को जानने के लिए क्या चाहिए? अभिलेख चाहिए, पुस्तक चाहिए या सिक्के? तो इतिहास यानी हिस्ट्री की, जब भी हम किसी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, किसी की भी हिस्ट्री के बारे में, या तो उसके बारे में हम किताबों से जान सकते हैं, या कोई अभिलेख हो गए, या फिर कोई स्थापत्य मतलब कोई भवन होगा, ठीक है, उनके माध्यम से। तो ये कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से ही काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और महत्वपूर्ण इतिहास तवारीख जो सुल्तानों के शासन में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखी गई थी। यानी कि उस समय के जो राजा होते थे वो हिंदी भाषा में नहीं लिखते थे, फ़ारसी भाषा में लिखते थे। तो ये एक प्रश्न भी बनता है भाई, प्रारंभिक या 12वीं सदी के शासनकाल में दिल्ली की राजकीय भाषा या राजधानी की राज की भाषा क्या थी? वो थी फ़ारसी, ठीक है। आज अगर हम बात करें तो आज हमारी हिंदी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्वपूर्ण बल देते थे। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे जिन्हें लेखक कहते थे, या सचिव होते थे, या दरबारी में कुछ और अन्य भी पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे जो राजाओं की घटनाओं के बारे में लिखते थे, तथा राजा को अगर किसी का कोई फैसला वगैरह सुनाना होता था तो उसमें वो अपनी सलाह देते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि ये कुछ और बातें हैं, ध्यान में रखें। इसे रहने दे, ध्यान में रखने वाली बातें जो है उसे रहने दे। इसके अंदर नीचे है तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गाँव में शायद ही कभी रहते होंगे। अक्सर वे अपनी इतिहास सुल्तानों के लिए
उनसे ढेर सारे इनाम पाने के लिए आशा में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों के जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ये कह रहा है कि कुछ जो भी व्यक्ति थे, जो लिखने वाले जो व्यक्ति थे, वो राजाओं के बारे में लिखते थे। राजाओं के बारे में लिखने के कारण ही वो वहाँ पर रहते थे। कहाँ? राज दरबार में। ठीक है, वो अपने गांव में ही रहते थे, राजा के पास राज दरबार में रहते थे। वो इसलिए लिखते थे राजा के बारे में क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम राजा के बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में लिखेंगे तो राजा हमें इनाम देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। यानी कि 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है, वो सिंहासन पर बैठी। कब बैठी? तो पहला प्रश्न, छोटा प्रश्न बनता है भाई, रजिया सुल्तान दिल्ली की सिंहासन पर कब बैठी? 1236 ईस्वी में। ठीक है, कौन थी? ये भी पूछा जा सकता है भाई, रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की एक बेटी थी जो दिल्ली के सिंहासन पर उनकी मृत्यु के बाद यानी 1236 ईस्वी में बैठी। उस युग में इतिहासकार मिहान ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। यानी कि ये कह रहा है कि उनके जो एक लेखककार थे, इतिहासकार थे जो मिहान ए सिराज, उन्होंने यह लिखा है कि उस समय रजिया सुल्तान उनके जितने भी बहन भाई थे उनमें से सबसे योग्य और समझदार और पढ़ी लिखी थी। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रही थी। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से प्रशासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया, क्योंकि उस समय जो राजा जो होता था उसको केवल पुरुष व्यक्ति ही, यानी कि पुरुष ही राजा बन सकता था। लेकिन रजिया सुल्तान उस समय की स्त्री थी, महिला थी, लेकिन वो बनने के बाद भी वहाँ की जो सेना थी उन्होंने उनको राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए 4 साल के बाद यानी कि 1236 में सिंहासन पर बैठी और 1240 ईस्वी में वो अपने उसके राजा पद से उसे हटा दिया। सिंहासन से हटा देना मतलब राजा पद से हटा दिया। ठीक है, तो आगे आता है भाई दिल्ली सल्तनत का विस्तार। गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। गैरीसन शहर का मतलब होता है जहाँ वह शहर जो सैनिकों के द्वारा बसाया गया था, यानी छावनी जिसे हम कहते हैं ना, उन्हें। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसन रक्षकों की सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों से परे शायद ही कभी फैला होगा। शहरों में संबंध लेकिन उन दूर दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूटमार पर निर्भर ही रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनमें संपर्क नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन का अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उनके सूबेदारों के बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी भी तरह उनको अपने आप को बचाए हुए थी। उसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और उसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। ये कह रहा है कि गैरीसन शहर मतलब सैनिकों के द्वारा बसाई हुई जो गांव होते थे, जो शहर होते थे, उन्हें गैरीसन शहर कहा जाता था। तो गैरीसन शहर 2 तरह के होते थे, एक तो दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा के पास और एक आंतरिक सीमा के पास। आंतरिक सीमा तो होती थी जो किलेबंदी के अंतर्गत, जैसे आज के दिन हम अपने घर के 4 दीवारी कर देते थे, उस तरीके से राजा उस समय अपनी किलेबंदी कर देता था। किलेबंदी मतलब 4 दीवारी कर देता था। तो उसके अंदर जो शहर होते थे यानी सैनिकों के जो रहने का स्थान जो होता था उन्हें गैरीसन शहर कहा जाता था। तो वो तो केवल अपने जो राजा होते थे उनके जो राज परिवार के जितने भी सदस्य होते थे उनकी रक्षा करते थे। लेकिन एक होता था बाहर यानी कि बाहरी सीमा, ठीक है, उधर जो गैरीसन शहर होते थे वो बाहरी आक्रमणों से बचाते थे। लेकिन उन पर अपना नियंत्रण कर पाना राजा का बड़ा ही मुश्किल होता था, क्योंकि वो एक तो दूर हो जाते थे, ठीक है, दूसरा उनको रोज़ राजा देख भी नहीं पाता था। अगर मौसम ख़राब हो गया तो वो वहाँ तक जा भी नहीं पाता था। उनके जो गुप्तचर होते थे यानी कि संदेश वाहक जो होते थे वो भी नहीं आते जाते थे, तो इसलिए उन पर अपनी निगरानी रखना मुश्किल होता था। दिल्ली से सुदूर, ये तो पढ़ दिया भाई।
हाँ, आगे चलते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले थे उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके प्रवेश से खदेड़ दिया गया। ये कह रहा है कि दोआब क्षेत्र का मतलब होता है यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दो नदियाँ बहती। दोआब मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दो नदियाँ। तो ये जैसे इसमें लिख रखा है कि ना कि गंगा और यमुना, गंगा यमुना नदी के बीच जो जंगल जो क्षेत्र था उस जंगल को साफ कर दिया गया तथा उनके अंदर जो रहने वाले आदिवासी थे या फिर संग्राहक मतलब होता है भोजन को इकट्ठे करने वाले, उनको वहाँ से भगा दिया गया। खदेड़ दिया करने का मतलब होता है भगा दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों और सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहरों और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य के करके सैनिक लक्ष्य शासनकाल में दिल्ली के अभियान तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तु अपने कब्जे में कर ली। ये कह रहा है कि उस समय जो भी राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था तो केवल एक ही काम करता था, या तो किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध कर लेना या फिर उस राजा को से उनकी जो सेना होती थी वहाँ से धन को लूट लेना। ठीक है, तो ये कह रहा है मोहम्मद तुगलक का जो शासनकाल हुआ उसमें राजा ने अपने दिल्ली जो सल्तनत की जो सीमा थी उसको बहुत अधिक बढ़ाया या उसका विस्तार किया, क्योंकि उसी के समय में हाथी, घोड़े और गुलाम मतलब किसी दूसरे देश से बंदी बना करके लाए गए व्यक्ति और मूल्यवान जो वस्तुएं होती थी, धातुएं जो होती थी, उनको अपने कब्जे में कर लिया था, यानी लूट कर लेकर आए हुए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआती अपेक्षा कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में अंत तक उस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उस युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था जिसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया था। ये कह रहा है कि प्रारंभिक के अंदर जो दिल्ली सल्तनत बसाई गई उस समय जो वहाँ के जो सैनिक होते थे वो कमज़ोर होते थे, लेकिन मोहम्मद तुगलक के जो काल हुआ उसके अंदर जो सेना थी वो बड़ी मजबूत सेना के नाम से जाना जाती थी, क्योंकि उस सेना ने बहुत से शत्रुओं की सेना को परास्त मतलब हरा दिया गया था। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर उनका नियंत्रण इस सीमा तक और कितना प्रभावी रहता था। कह रहा है कि उस समय जो वहाँ के जो राजा के जो सूबेदार थे या जमींदार थे, जो भी थे, वो उनके किसानों के बीच कर वसूलने का काम करते थे तथा उनके जो राजा और उनके बीच यानी सेना के बीच संधि स्थापित करते थे, यानी बिचौलिया का काम करते थे। नेक्स्ट आता है भाई खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय नज़दीक से एक नज़र, यानी कि खिलजी वंश और तुगलक वंश के समय दिल्ली का विस्तार कैसे हुआ। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश से सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। कह रहा भाई राजा उस समय अपने जो अलग अलग क्षेत्र यानी कि एक दूसरे गांव में अपने सूबेदार बनाना चाहते थे या प्रशासक को मतलब राजा के अंतर्गत रह कर के काम करने वाला व्यक्ति। जैसे अपने गांव के जो सरपंच होते हैं पहले गांव से छोटे सभी व्यक्तियों पर नज़र रखते हैं, लेकिन फिर वो अपने सरपंच जो होते हैं गांव को जो सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। उसी प्रकार राजा के समय में सूबेदार होते थे या जमींदार होते थे जो गांव की जनता पर अपना शासन करते थे तथा राजा के बीच और उनके बीच मध्यस्थ का काम करते थे और किसानों से कर वसूल करके राजा तक पहुंचाने का काम भी उन सूबेदारों का होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, यानी कि जो इल्तुतमिश जो शासक था उसने अपने गुलामों को सूबेदार बनाना
अधिक ज़रूरी समझा, वो अधिक पसंद करता था कि भाई गुलामों को वहाँ का शासक बनाया जाए, यानी कि सूबेदार बनाया जाए या प्रशासक बनाया जाए। इन गुलामों को फ़ारसी में बदगा कहा जाता था। इन गुलामों को फ़ारसी में बदगा कहा जाता था। उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान पर भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ये कह रहा है कि उस समय कुछ जो गुलाम होते थे वो खरीदे जाते थे सिर्फ किसी लिए, राजनीति करने के लिए, यानी कि अपनी जो सेना होती थी उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो जो गुलामों को ही फारसी में बदगा कहा जाता था। तो एक प्रश्न ये भी बनता है भाई, बदगा किसे कहा जाता था? तो बदगा उन समय गुलामों को कहा जाता था। बदगा एक फ़ारसी शब्द है जो हमारे यहाँ गुलामों के लिए उपयुक्त किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कह रहा है कि उस समय जो गुलाम आए, जो बदगा आए, उनको राजनीतिक पद भी दिए जाते थे, और राजनीतिक पद देने से पहले उसे प्रशिक्षित का मतलब होता है ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। खिलजी तथा तुगलक वंश बदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। ये कह रहा है कि जो खिलजी जो वंश था, तुगलक जो वंश था, उन्होंने भी इस पद्धति को अपनाया, लेकिन उन्होंने इस पद्धति के साथ साथ जो निम्न वर्ग का मतलब होता है छोटा वर्ग, छोटे वर्ग के अंदर जो सही व्यक्ति होता था उनको राजनीतिक पद दिया जाने लगी। तो जैसे ही उनको छोटे वर्ग को ये निम्न पद दिए जाने निम्न वर्ग को ये बड़े पद दिए जाने लगे, तो उनके बीच राजनीतिक अस्थिरता का मतलब होता है राजनीतिक बिगड़ने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। ये कह रहा है कि गुलाम जो है वो अपने मालिकों के प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन अपने जो संरक्षक हैं, मतलब जिनकी रक्षा करते थे, या वो जिनकी रक्षा करते थे, या उनकी जो रक्षा करते थे, उनके प्रति वफादार नहीं रहते थे। मगर उनके उत्तराधिकारी जो होता था, यानी कि जो उसके बाद जो वहाँ का शासक बनेगा या सूबेदार बनेगा, उसके प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाते थे। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों का गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की है। ये कह रहा है कि उस समय जैसे कोई नया राजा, पुराना राजा जब उसके राजे सिंहासन से हटा दिया जाता था या कोई राजा हट जाता था, तो जब नया राजा आता था तो उन सभी के अपने अलग अलग व्यक्ति होते थे। यानी कि जो पुराने से व्यक्ति के जो संबंध में होते थे वो सूबेदार अलग होते थे, नए राजा के जो संबंध में होते थे वो सूबेदार अलग अलग होते थे। ठीक है, तो सभी को, एक को अपने पद लेने की और एक को अपने पद छोड़ने की। ठीक है, तो उन दोनों के बीच क्या होती थी भाई, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। और दूसरी बात ये कह रहा है कि राजा कई बार क्या करता था, निमन मतलब छोटे वर्ग के लोगों को ऊंचे पद दे देता था, तो जो उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते थे उनको बुरा लगता था ये। ठीक, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। यानी कि अब ये प्रश्न आता है भाई, इक्ता किसे कहा जाता है? प्रश्न बनता है इक्ता किसे कहा जाता है। इक्ता का मतलब होता है यानी कि एक सूबेदार के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, एक सूबेदार के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र इक्ता कहलाता था। ठीक है भाई, इक्ता कहलाता था, और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इकदार या मुफ्ती कहे जाते थे। ये कह रहा है कि भाई इक्ता के बाद दूसरा प्रश्न बनता है इक्तवार। इकतदार या मुफ्ती किन्हें कहा जाता था? तो
इक्ता को संभालने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें इकदार या मुफ्ती कहा जाता था। मुफ्ती का कर्ज या फ़र्ज था सैनिकों के अभियान का नेतृत्व करने और अपने इक्तों में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूली किया करता था। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों की तनख्वाह देता था, यानी कि उसे राजा कोई सैलरी नहीं देता था, कोई वेतन नहीं देता था। वो अपने क्षेत्र से जो कर वसूलता था उस कर को ही अपनी सेना के अंतर्गत बांटता था। ठीक, तो उनको ज़मीन दी जाती थी। ज़मीन मतलब ये क्षेत्र दिया जाता था, भाई इस क्षेत्र से आपने कर वसूलना है, टैक्स वसूलना है, और जो टैक्स आए उस टैक्स को आपने अपनी सेना में बांट देना है तथा अपने जो भोग विलास की जो वस्तु होती है वो खरीद लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है राजस्व के रूप में मिली रकम ही अपने सैनिकों को तनख्वाह के रूप में देता था। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी इन कठोर नियमों का बड़ा सख्ती से पालन होता था। यानी कि उस समय के जो राजा होते थे उनके समय जो इक्ता होते थे वो परमानेंट नहीं होते थे, उनको बार बार में ये कह रहा है कि उस समय जो इक्ता होते थे उनका समय समय के बाद स्थानांतरण मतलब तबादला कर दिया जाता था। मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर इसे इक्ता रखें, फिर इसको हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि किसी एक व्यक्ति को वहाँ पर परमानेंट इक्ता नहीं रखा जाता था, इकदार नहीं रखा जाता था, बदलते रहते थे। ठीक है, तो आगे कह रहा है भाई जो राजा जो नियम बनाता था उन नियमों को कठोर से पालन करना पड़ता था उन लोगों को। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित किए गए कर वसूलों तथा उनकी तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें, यानी कि जो कर है वो राजा जो तय करेगा उसके अनुसार, और जो सैनिक जो है वो भी राजा तय करता था कितने सैनिक रख सकता है। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को एक राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों को कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। नंबर 1 कृषि पर कर, जो जिसे खैराज कहा जाता था। नंबर जो किसानों से उपज का लगभग 50% हिस्सा होता था। दूसरा मवेशियों तथा तीसरा घरों पर। ये कह रहा है कि नंबर 1 कृषि पर जो कर होता था, यानी जो खेती करेगा उसका कितना प्रतिशत खेती राजा को देनी पड़ेगी। दूसरा मवेशी मतलब पशु को चराने वाले व्यक्ति, ठीक है, उनको कितने प्रतिशत देना पड़ेगा। और तीसरा जो घरों पर जो कर होता था उसे कितना देना पड़ेगा। यह याद रखना जरूरी है कि उस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली की सुल्तान के अधिकार से बाहर भी था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना बहुत कठिन होता था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें अपने सुल्तान ने अपनी सेनाओं की अक्षम थी और उन्होंने साफ करवा दिया गया। स्थानीय सरदारों ने क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती से अपना अधिकार जमा लेते थे। वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था, यानी कि जो मोहम्मद तुगलक जो होता था और अलाउद्दीन जो खिलजी था उन्होंने ऐसे क्षेत्रों पर, यानी कि जो दूर क्षेत्र होते थे उन पर भी अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन वह कब्जा बहुत कम समय तक ही चलता था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसकेक्सियन आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शिखरी बाद दिल्ली सल्तनत का उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रारंभ में दिल्ली मंगोलों के धावे बढ़ गए और जिससे कि मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। ठीक है,
इन तमाम असफलताओं की गिनती के कारण हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। यह अलाउद्दीन खिलजी पर बल प्रतिरक्षा पर था। वह मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध था। ठीक है, आक्रमण की योजना का हिस्सा था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये सभी वीडियो आपको SD एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट बार आएंगे तो आपको नेक्स्ट आगे की वीडियो कराएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है भाई, लास्ट पैराग्राफ है आपका, यह है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन शासक रहे। तालिका नंबर 1 और फिर से देखें और पाइए कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा अलाउद्दीन वंश का राज्य रहा। जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में दक्षिण शासक उठ खड़े हुए, उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। उसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे भी थे तो कुछ बड़े भी थे, कुछ शक्तिशाली भी थे तो कुछ कमज़ोर भी थे। तो ये कह रहा है कि शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी में 1545 ईस्वी के बीच रहा। बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चल करके उन्होंने अपनी उतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 ईस्वी तक चुनौती दी और उन्हें परास्त किया। परास्त मतलब हरा दिया। शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं का अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 ईस्वी तक यानी कि केवल 15 साल ही उन्होंने अपना शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले इलाकों को अपनाकर उन्हें अपने पूरे चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक जब मुग़ल साम्राज्य के समकेतिक रहा तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह के प्रशासन को व्यवस्था को अपना ही लिया था। ठीक है भाई, इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट, और आपके ये अभ्यास के पर्सन हैं इसके अंदर, ये आपने करने हैं। और इधर ये जो आपको वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, यानी बीजक शब्द, एकता किसे कहते हैं, तारीख क्या होती है, गैरिसन किसे कहते हैं, मंगोल कौन थे, लिंग किसे कहते हैं, और खराज क्या होता है। एकता मतलब आपको बताया था किसी एक एरिए को संभालने वाला प्रशासनिक क्षेत्र, और तवारीख मतलब जो लिखने वाला होता था इतिहास को। गैरिसन मतलब जो सैनिकों के द्वारा बसाए हुए शहर होते थे। मंगोल यानी कि जो मंगोल अफ़गानिस्तान से जो आए थे। लिंग मतलब स्त्री और पुरुष। ठीक है। खैराज मतलब कृषि क्षेत्र से लिया जाने वाला उपज। ठीक है, और आपके ये जो पर्सन हैं ये आपने करने हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक करना है। आइए समझे, यानी दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ तक। ठीक है भाई, आपका यह चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके नए चैप्टर के साथ। ठीक है, ये वीडियो आपको SD यूट्यूब चैनल, SD एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ठीक है, देखना न भूलें।